चलिए आज देखते हैं क्या होता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो सबसे पहला सिड्रोब्लास्ट किसको बोलते हैं? सिड्रोब्लास्ट होता है जो इरेथ्रोब्लास्ट होता है। इरेथ्रोब्लास्ट हमारी बोन मैरो में होता है, सबसे प्रिकर्सर सेल जिससे हमारे नॉर्मल आरबीसी फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इरेथ्रोब्लास्ट जो होता है आरबीसी को फॉर्म करता है। इरेथ्रोब्लास्ट को कंटिन्यूसली आयरन चाहिए रहता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, इसकी सिंथेसिस के लिए। लेकिन कुछ कंडीशन होती है जिसमें एग्रीगेट्स हो जाते हैं, एक्सेसिव आयरन जो होता है, जो नॉर्मल आयरन है उससे ज़्यादा आयरन उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिड्रोब्लास्ट, जिसको हम इजीली प्रूशियन ब्लू रिएक्शन से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए सिड्रोब्लास्ट की मीनिंग के लिए। सिड्रो का मीनिंग होता है आयरन, एक्सेसिव आयरन, और ब्लास्ट को हमको सबको पता है, ब्लास्ट यानी जो एक्सेस इमैच्योर सेल्स होते हैं, सबसे प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जिससे मैच्योर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो अगर हम इन दो कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा कि इमैच्योर सेल्स कंटेनिंग आयरन, एक्सेसिव आयरन। ऐसी कंडीशन जिसमें इमैच्योर सेल्स यानी इरेथ्रोब्लास्ट में एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं सिड्रोब्लास्ट, और जिससे जो एनीमिया फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन क्यों होता है, आयरन कैसे इनकॉर्पोरेटेड होता है? तो इसमें क्या होता है, हीम सिंथेसिस नहीं हो पाता है, प्रोटोफायरिन चेन में डिफेक्ट होता है। तो जनरली आयरन जो होता है वो प्रोटोफायरिन से कंबाइंड होता है, लेकिन इस कंडीशन में प्रोटोफायरिन ही फॉर्म नहीं हो रहा है, तो आयरन जो होता है वो फ्री फॉर्म में आ जाता है, यानी एक्सेसिव हो जाता है, और वो डिपॉजिट होता है इरेथ्रोब्लास्ट पे। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो देखिए ये जो आरबीसी है हमारे, ये आरबीसी है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हीम और ग्लोबिन से मिलके फॉर्म होता है। हीम में होता है आयरन प्लस प्रोटोफायरिन, जो आयरन होता है ये प्रोटोफायरिन से मिलके कंबाइंड हो जाता है, और ग्लोबुलिन चेन में होता है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अभी इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, क्योंकि हर स्टेप से एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ आती है। अगर आयरन डिक्रीज़ हो जाए तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटोपायरिन डिफेक्टिव हो जाए तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, अल्फ़ा चेन में डिलीशन हो जाए तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा चेन में डिलीशन हो जाए तो बीटा थैलेसीमिया। तो इन कंडीशन में क्या होता है, सिड्रोब्लास्टिक हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हीम सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जो होता है हीम सिंथेसिस में डिफेक्ट होता है, तो हीम सिंथेसिस बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो आयरन जो होता है वो प्रोटोफायरिन से कंबाइंड नहीं हो पाता है, प्रोटोफायरिन से कंबाइंड नहीं हो पाता है। ठीक है, इन कंडीशन में क्या होता है, तो फिर ये जो एक्सेसिव आयरन है, ये जो आयरन है ये इंक्रीज़ हो जाता है, ये फ्री फॉर्म में आ जाता है, और ये फ्री फॉर्म जो होता है साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट हो जाता है। अब हम लोग इसको जो है सीरम आयरन स्टडीज़ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और एमसीवी इंडाइसिस भी कर सकते हैं, जिससे कि आयरन डिफिशियंसी में ये तीनों इंडाइसिस डिक्रीज़ हो जाते हैं। फेरेटिन जो स्टोरेज फॉर्म है, हम सबको पता है आयरन डिफिशियंसी में स्टोरेज नहीं हो पाता है एक्सेसिव आयरन, इसलिए फेरेटिन डिक्रीज़ हो जाता है। अब फेरेटिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फेरेटिन डिक्रीज़ होगा तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो कि जिसको कि बाइंड होना पड़ता है उसको वो बढ़ जाएंगी, इसलिए टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ताकि ज़्यादा जो है ऑक्सीजन और आयरन उसको टिश्यू तक जा सके। ठीक है, अब सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में सिर्फ एमसीवी डिक्रीज़ होता है, क्योंकि सेल का साइज़ छोटा हो जाता है, बाकी एमसीएच और एमसीएससी नॉर्मल रहते हैं। अगर एक्वायर्ड कंडीशन हो तो एमसीएससी बढ़ जाता है। फेरेटिन में आइए तो फेरेटिन जो है स्टोरेज फॉर्म है, हमको पता है यहाँ पे स्टोरेज एक्सेसिव हो रहा है, इसलिए सीरम फेरेटिन इंक्रीज़ होगा। सीरम फेरेटिन इंक्रीज़ होगा तो टीआईबीसी कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाइए थैलेसीमिया पे। थैलेसीमिया में एमसीवी जो है नॉर्मल या फिर डिक्रीज़ मिल सकता है, बाकी सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें एमसीएच, एमसीएससी, फेरेटिन एंड टीआईबीसी ये सब नॉर्मल रहता है इस कंडीशन में। तो ऐसे हम लोग सीरम आयरन और इंडाइसिस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन चारों कंडीशंस को। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन एंड द हिस्ट्री। प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का, ये डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। देखिए ये होता है, एक तो कंजेनिटल कंडीशन है, जेनेटिकल कंडीशन है, या तो ये एक्स लिंक रहेगा, एक्स लिंक, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, या फिर एक्वायर्ड में दो कंडीशन रहती है। प्राइमरी एक्वायर्ड जिसको बोलते हैं एमडीएस एसोसिएटेड रिंग सिड्रोब्लास्ट विथ माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है ल्यूकेमिया जैसे ही होता है, लेकिन ल्यूकेमिया से अलग क्लासीफाई किया डब्ल्यूएचओ ने उसको। तो उसके साथ एक्सेसिव रिंग सिड्रोब्लास्ट दिखते हैं, या तो फिर सेकेंडरी एक्वायर्ड होगा। सेकेंडरी एक्वायर्ड अगर हुआ तो उसमें एल्कोहलिक होगा, लीड पॉइजनिंग होगा, जिंक का प्रॉब्लम होगा, या फिर सर्टन ड्रग इंड्यूस रहेगा जिसमें हीम सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाएगा। अब प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा पेशेंट का,
प्रेजेंटेशन जो है, एक तो सबसे पहला कि जनरल जो एनीमिक पेशेंट जैसा प्रेजेंट होता है, जैसे फटीग हो गया, डिस्निया हो गया, एक्सर्शन हो गया। डिस्निया यानी उसको सांस लेने में तकलीफ़ होंगी, एक्सर्शन में प्रॉब्लम होगा, एक्सर्शन या फिर फटीग, उसको वीकनेस बनी रहेंगी। अगर कंजेनिटल कंडीशन रही तो वो बच्चे में प्रेजेंट होगा, एकदम चाइल्ड एज में फेलियर टू ग्रोथ, यानी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएंगी प्रॉपरली। इनकोऑर्डिनेशन होगा या सेरेबेलर सिम्टम्स के कारण, क्योंकि प्रॉपरली इन आयरन डिपोजिशन नहीं होगा। रिकरेंट डायरिया होते रहेगा पेशेंट को। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, क्योंकि मैंने अभी बताया माइट्रोकॉन्ड्रियल मायोपैथी होती है उसमें, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज़ है ये, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज से एसोसिएटेड है। माइट्रोकॉन्ड्रियल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, इसलिए जो एसोसिएटेड एक्स लिंक है, इसलिए जो मदर के साइड के फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उनको कुछ तो भी माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज़ का हिस्ट्री रहेगा। या फिर अगर एक्वायर्ड है तो मेडिकेशन की हिस्ट्री रहेंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटी ट्यूबरकुलस है, कीमोथेरेपी है, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स है जिससे हीम सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर कीमो से एसोसिएट अगर हिस्ट्री रही, कीमोथेरेपी जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट होता है कीमो का, उससे एसोसिएट रही तो उसमें MDS यानी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। या तो फिर इंजेक्शन ऑफ जिंक, एक्सेसिव इंजेक्शन, एक्सीडेंटल या एक्सेसिव इंजेक्शन जहाँ पे वाटर में जिंक का सोर्स ज़्यादा रहा, वहाँ पे भी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कॉमन है। एल्कोहलिक पेशेंट में सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कॉमन है। क्यों होता है अल्कोहलिक पेशेंट में? क्योंकि अल्कोहल जो है हीम सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है, इसलिए अल्कोहलिक पेशेंट में हमेशा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है। ठीक है, MDS हो, माइलोडिस्प्लास्टिक, ये एक्वायर्ड कॉज है। ठीक है, अगर पेशेंट डायलिसिस पे हो जहाँ पे जिंक का लेवल बड़ा हो, लीड में, जैसे बच्चों में लीड का भी एक्सेसिव इंजेक्शन का कारण है, जो पेंट होता है उसमें लीड का क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अगर वहाँ पे बच्चा एक्सेसिव इंजेक्शन कर रहा है तो लीड पॉइजनिंग हो सकता है। और बच्चे को ऑर्गेनोमेगली या पेशेंट को ऑर्गेनोमेगली हो सकती है लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में, जहाँ पे एक्सेसिव आयरन जो होगा लीवर और स्प्लीन में डिपॉजिट होगा। ये जो हीमेटोक्रोमेटोसिस कंडीशन होती है जिसमें एक्सेसिव आयरन डिपॉजिट होता है, वैसी ही सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का प्रेजेंटेशन रहता है क्रॉनिक कंडीशन में। 10 साल 15 साल की हिस्ट्री है, यंग एज में प्रेजेंटेशन रह रहा है, तो एक्सेसिव आयरन अगर लीवर में डिपॉजिट होगा तो हेपेटोमेगली होंगी, स्प्लीन में होगा तो स्प्लीनोमेगली होंगी, पैंक्रियास पे होगा तो डायबिटीज़ होगा टाइप 2, टेस्टिस में होगा तो टेस्टिकुलर एट्रोफी होंगी। ये सारे प्रेजेंटेशन रहेंगे पेशेंट के सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की। अब इसको क्लासीफाई कैसे किया है? इसको दो ही टाइप से क्लासीफाई किया है, या तो ये हेरिडिटरी हो सकता है एक्स लिंक, या तो ये एक्स लिंक है, या तो ऑटोजोमल रेसेसिव है। ये दो ही कंडीशन में हो सकता है। तो इन केस एक्स लिंक है तो पेरेंट को हिस्ट्री होंगी। ऑटोजोमल रेसेसिव कंडीशन में कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये इनका पेनिट्रेशन डोमिनेंट पेनिट्रेशन रहता है, इसलिए पेशेंट के पेरेंट्स की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी एक्वायर्ड में भी दो कंडीशन है, एक तो प्राइमरी एक्वायर्ड और एक सेकेंडरी एक्वायर्ड। जैसे मैंने बोला, प्राइमरी एक्वायर्ड जो होता है रिफ्रैक्टरी एनीमिया विथ रिंग सिड्रोब्लास्ट होता है। ये जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है, ये एक ल्यूकीमिया जैसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स और RBC सीरीज़ जो होती है डिस्प्लास्टिक हो जाती है, यानी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, और वो जो उनके सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, उसको डिस्प्लास्टिक बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टरी उसका फर्स्ट टाइप है रिफ्रैक्टरी एनीमिया विथ रिंग सिड्रोब्लास्ट। जो सिड्रोब्लास्ट है वो रिंग फॉर्म के दिखेंगे और उसमें रिफ्रैक्टरी एनीमिया रहेगा। सेकेंडरी कॉजेस है एक्वायर्ड के, जिसमें कुछ हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, जैसे मल्टीपल माइलोमा, AML, या फिर पेशेंट को ड्रग हिस्ट्री मैंने जैसे अभी बताया कि ट्यूबरकुलस ड्रग है, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स में क्लोरमफेनिकॉल जो बोन मैरो सप्रेशन करता है, इसलिए उसमें हीम सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाता है। एल्कोहलिक पेशेंट है, एल्कोहलिक पेशेंट में क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहलिक पेशेंट अल्कोहल में जो होता है वो भी एक जो हीम सिंथेसिस की स्टेप्स होती है उसको इंटरफेयर करता है। अल्कोहल और लीड, ये दोनों ऐसी कंडीशन है जो प्रॉपर हीम सिंथेसिस नहीं होने देती है। अब चलिए एक चार्ट देख लेते हैं हीम कैसे सिंथेसिस होता है। देखिए, हीम जो होता है ये दो अमीनो एसिड ग्लाइसिन और सक्सिनेल CoA से फॉर्म होता है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स है वो ALA सिंथेटेज है, जिसके लिए कोफैक्टर है B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन्स, या फिर इसी स्टेप्स को अल्कोहल भी इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो अगर अल्फा अमीनो लेवलिक एसिड सिंथेटेज फॉर्म नहीं हो पाएगा, अगर ये स्टेप्स में इंटरफेयर हो गया
तो ये सारी स्टेप्स रुक जाएंगी और हीम सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। हीम सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटोफायरिन फॉर्म नहीं होगा, और जो एक्सेसिव आयरन है वो प्रोटोफायरिन से कंबाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए वो फ्री फॉर्म में होके वहीं पे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन है, इसलिए कभी भी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट है तो सबसे पहला हम लोग उसको B6 सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि B6 सप्लीमेंट्स ये जो स्टेप्स है इसमें कोफैक्टर है अमीनो लेवनिक एसिड सिंथेसिस का, इसलिए B6 सप्लीमेंट्स इसमें इफ़ेक्टिव है। ठीक है, अब फर्स्ट आ जाइए हेरेडिटरी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। हम लोग तीनों कंडीशन को देख लेते हैं, हेरेडिटरी, प्राइमरी एक्वायर्ड और सेकेंडरी एक्वायर्ड। हेरेडिटरी जो है एक्स लिंक रेसेसिव है, इसमें डेल्टा अमीनो लेवलिक एसिड जो होता है डिफेक्टिव हो जाता है, जिसमें हीम का सिंथेसिस प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता है। तो प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, ये चाइल्डहुड में प्रेजेंटेशन रहेगा यानी बच्चा रहेगा तो, या फिर अर्ली एडल्ट लाइफ में, एकदम अर्ली एडल्ट लाइफ में, जिसमें कि वो फीचर्स रहेंगे उसको हमेशा आयरन ओवरलोड के, ऑर्गेनोमेगेली, डायबिटीज़ या सीवियर एनीमिया। एनीमिया जो रहेगा मॉडरेट टू सीवियर रहेगा और हमेशा डायमॉर्फिक दिखेगा। डायमॉर्फिक एनीमिया यानी या तो उसको माइक्रोसाइट प्लस नॉर्मोसाइट दिखेंगे या माइक्रोसाइट प्लस मैक्रोसाइट दिखेंगे। तो ऐसे होता है डायमॉर्फिक एनीमिया। या तो उसकी जो प्रेजेंटेशन रहेगा बच्चे का उसको ऑर्गेनोमेगेली रहेंगी, डायमॉर्फिक एनीमिया रहेगा। ठीक है, तो आप उसका पीएस देखोगे तो आपको पीएस पे दो टाइप्स के सेल्स दिखेंगे, एक तो नॉर्मोसाइटिक सेल्स दिखेंगे या माइक्रोसाइटिक सेल्स दिखेंगे। अब उसका बोन मैरो एग्जामिनेशन में बोन मैरो में इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया दिखेगा। आप प्रूशियन ब्लू करोगे आयरन स्टोरेज के लिए तो आपको वहाँ पे रिंग सिड्रोब्लास्ट इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे। तो सीरम आयरन एंड ट्रांसफेरेटिन सेचुरेशन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है इसमें, क्योंकि ये स्टोरेज एक्सेसिव स्टोरेज है, इसलिए इसमें ट्रांसफेरेटिन सेचुरेशन और सीरम आयरन इंक्रीज़ होगा। अभी प्राइमरी एक्वायर्ड जो होता है वो एक ही कंडीशन होता है RARS यानी रिफ्रैक्टिव एनीमिया विथ रिंग सिड्रोब्लास्ट। ये टाइप है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम का। ठीक है, इसमें एनीमिया जो होता है ये भी डायमॉर्फिक होता है, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक। ठीक है, इसमें नॉर्मोसाइटिक कम दिखता है, माइक्रोसाइट के साथ कुछ मैक्रोसाइट दिखेंगे। अब ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है तो आपको डिस्प्लास्टिक फीचर्स जो है पेरिफेरल सर्कुलेशन पे बहुत इजीली दिख जाएंगे। फर्स्ट होता है पैल्गर ह्यूट एनामोली। ये जो न्यूट्रोफिल होता है इसमें आपको सिर्फ दो ही लोब दिखेंगे, इसको बोलते हैं पैल्गर ह्यूट एनामोली। एक्चुअली पैल्गर ह्यूट एनामोली जो है ये कंजेनाइटल कंडीशन है, ये अगर ये एक्वायर्ड हो जाए तो इसको बोलते हैं स्यूडो पैल्गर ह्यूट एनामोलीज। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये होती है स्यूडो पैल्गर ह्यूट एनामोलीज। दूसरी कंडीशन है कि आपको न्यूट्रोफिल के जो ग्रैनुल्स है, जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स है वो नहीं दिखेंगे, हाइपोग्रैनुलर भी दिखेगा। मेगलोब्लास्टिक एंड द डिसहीमेटोपोइटिक फीचर्स दिखेंगे आपको। अब अगर प्रूशियन ब्लू ऑर्डर करते हैं, प्रूशियन ब्लू स्टेन करते हैं तो उसमें रिंग सिड्रोब्लास्ट आपको इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे। अब आ जाइए सेकेंडरी एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सेकेंडरी जो होता है या तो फर्स्ट है कि एल्कोहलिक पेशेंट रहेगा जिसमें फोलिक एसिड डिफिशिएंसी या माल न्यूट्रिशन रहेगा, या तो फिर पेशेंट को लीड पॉइजनिंग रहेंगी। अगर लीड पॉइजनिंग रहे जहाँ पे एक्सेसिव कंजप्शन हो रहा है लीड का, जहाँ पे पॉइजनिंग वाली स्टेज पे आ जा रहा है लीड पॉइजनिंग, आपको बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो पेरिफेरल स्मीयर में आपको दिखता है, लेकिन ये सारे पेशेंट में नहीं दिखता है। क्योंकि अगर लीड पॉइजनिंग है पेशेंट को तो वो कैसे प्रेजेंट होगा, एब्डोमिनल पेन के साथ होगा, क्योंकि लीड पॉइजनिंग जो होता है वो ABCD जो करता है, एब्डोमिनल पेन करता है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग करता है, C होता है कोलिकली पेन होता है, और उसमें क्या होता है आपको न्यूरोपैथी भी मिलती है साथ में, और एनीमिया जो मिलता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मिलता है। इसलिए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सिर्फ 4 कंडीशन, आयरन डिफिशिएंसी, थैलेसीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, और समटाइम्स इन लीड पॉइजनिंग। ठीक है, अब आ जाइए लैब इन्वेस्टिगेशन पे। हम लोग जो भी कब पेशेंट को सस्पेक्ट करेंगे कि शायद ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, या तो एक तो चिल्ड्रन है, छोटा सा बच्चा है, आपका उसके पास आपका मैरो आया है या PS आया, तो पेरिफेरल स्मीयर में आपको डायमॉर्फिक एनीमिया दिख रहा है, मैरो में आपको इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया दिख रहा है, तो कभी भी उसको आयरन स्टेन करने का बोलिए, क्योंकि विदाउट आयरन स्टेन आप आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को भी नहीं दे सकते डायग्नोसिस, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपको टाइप 1 जो रिंग सिड्रोब्लास्ट है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं जनरली। मैं आगे बताऊंगा टाइप 1 रिंग सिड्रोब्लास्ट कैसे होते हैं। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन में आपको बेसोफिलिक स्टिपलिंग दिखेगा अगर लीड पॉइजनिंग रहा तो, या मोस्टली आपको डायमॉर्फिक एनीमिया दिखेगा। बोन मैरो अगर एग्जामिनेशन किया तो इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया यानी इरेथ्रॉइड सीरीज जो है इंक्रीज़ हो जाएंगी। नॉर्मल रेशियो जो माइलॉइड इरेथ्रॉइड का रहता है
वो 3:1 होता है, यानी जो नॉर्मल 3 माइलॉइड सीरीज माइलॉइड सेल्स पे एक इरेथ्रॉइड सेल्स होता है, लेकिन इसमें रिवर्स हो जाएगा रेशो और इसमें आपको इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया दिखेगा। जब आप प्रुशियन ब्लू स्टेन करोगे आयरन स्टोरेज के लिए तो फिर आपको ईजिली रिंग सिड्रोब्लास्ट डिटेक्ट हो जाएंगे। अब जो मोर एडवांस है, आपको अगर सस्पिशंस है बोन मेरो या पेरिफेरल एग्जामिनेशन में, या क्लिनिकल हिस्ट्री जो है बहुत स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट स्टेप से आयरन स्टडी करने का। आयरन स्टडी में सीरम आयरन हाई मिलेगा, स्टोरेज जो फॉर्म है फेरेटिन ये हमेशा हाई मिलेगा। अब फेरेटिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे स्टोरेज फॉर्म होगा स्टोर होगा बाइंडिंग डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। और ट्रांसपेरेटिन सेचुरेशन यानी जनरली 30% जो होता है वो ऑक्यूपाई होता है, 30% इरेथ्रोब्लास्ट पे ऑक्यूपाइंग होता है, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज सेचुरेशन। तो इन कंडीशन में क्या होता है, जो एक्सेसिव आयरन है वो भी डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए ट्रांसपेरेटिन सेचुरेशन 30% से मोर हो जाता है, ठीक है। हिमोक्रोटिक हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। अब आ जाइए एक एक सिड्रोब्लास्ट को कैसे देखते हैं। फर्स्ट है टाइप 1 सिड्रोब्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल सिड्रोब्लास्ट। ये है ना रिंग से, ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में नहीं मिलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ जैसे ये देखिए ये एनिमेटेड पिक्चर है टाइप 1 सिड्रोब्लास्ट का। ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये आयरन है, जो कहाँ पे डिपॉजिट है, साइटोप्लाज्म पे, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, ये जो है ये न्यूक्लियस है। तो एक्सेसिव आयरन नहीं है, ये आयरन के डिपॉजिशन है जो होते हैं लेस देन 5% इन द साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स। तो देखिए ये जो होता है आयरन कंटेनिंग सिड्रोब्लास्टिक ग्रैनुल्स है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। फ्यू इन नंबर से लेस देन 5 है, रिप्रेजेंट एग्रीगेट्स ऑफ फेरेटिन। ये जो होता है ये डिपॉजिशन होता है, एक्सेसिव आयरन जो होता है वो डिपॉजिट होता है फेरेटिन फॉर्म में। अब टाइप 2 और जो टाइप 3 है वो उसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल, ठीक है। ये जो है ये मिलते हैं आपको रिंग्स ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में। अब ये देखिए टाइप 2 जो होता है मोर देन 5 ग्रैनुल्स होते हैं सिड्रोब्लास्ट के, कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म पे, बट नॉट इन पेरीन्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो पेरीन्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा रिंग फॉर्म नहीं करते। ये देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, पर ये 5 से ज़्यादा है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है सिड्रोब्लास्टिक ग्रैनुल्स है। तो इट इज़ मोर देन 5 बट नॉट इन पेरीन्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको टाइप 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब टाइप 3 ये भी मोर देन 5 है बट कवर एटलीस्ट 1/3 सर्कमफ्रेंशियल ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो है ये सर्कमफ्रेंशियल डायमीटर है, इसको कवर्ड किया है उसने 1/3 से ज़्यादा। तो ये जो है इसको रिंग सिड्रोब्लास्ट बोलते हैं, और ये जो पैथोलॉजिकल फीचर है रिंग सिड्रोब्लास्ट ये ही मिलता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में। अब ये देखिए ये एनिमेटेड पिक्चर है पीएस का, और ये है आयरन स्टडी में, ठीक है। तो पीएस में आपको डायमॉर्फिक दिख रहे हैं, ये छोटे आरबीसी दिख रहे हैं, ये बड़े आरबीसी दिख रहे हैं, यानी कुछ नॉर्मोसाइटिक दिख रहे हैं, कुछ माइक्रोसाइटिक दिख रहे हैं। लेकिन अब अगर आप आयरन स्टोर करोगे बोन मैरो में तो ये आपको ईजिली यहाँ पे रिंग सिड्रोब्लास्ट दिख जाएंगे। ये मोस्टली टाइप 2 है, क्योंकि कुछ टाइप 2 है कुछ टाइप 3 है, जिसने 1/3 ऑफ सर्कमफ्रेंशियल कवर किया है और मोर देन 5 ग्रैनुल्स है, ठीक है। ये टाइप 1 एक साथ तीनों का पिक्चर से टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। टाइप 1 को नॉर्मल बोलते हैं, जो आयरन डिफिशिएंसी में डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब जो होता है, क्योंकि ये क्या है, ये फेरेटिन है, स्टोरेज आयरन जो है, जो हमारी बॉडी में आयरन जो होता है लीवर में बोन मैरो में स्टोर होता है। जब भी हमको कंडीशन लगती है जैसे कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो ये जो स्टोर आयरन है ये सर्कुलेशन में आता है, फेरेटिन में स्टोर होता है इरेथ्रोब्लास्ट में। लेकिन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में सबसे अर्लीस्ट इंडिकेटर सीरम फेरेटिन, यानी जो सीरम फेरेटिन और इरेथ्रोब्लास्ट का फेरेटिन वो डिक्रीज़ हो जाएगा। टाइप 2 जो होता है इसको बोलते हैं एक्सेसिव आयरन वाली कंडीशन, और टाइप 3 जो होता है वो बोलता है एबनॉर्मल आयरन मेटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट, ठीक है। ये होता है बोन मैरो है जिसमें आपको इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया दिख रहा है। ये सारी सीरीज़ जो है ये इरेथ्रॉइड सीरीज़ है, ठीक है। ये टाइप 3 है जिसमें आपको पूरा सर्कमफ्रेंशियल में रिंग सिड्रोब्लास्ट दिख रहे हैं आयरन स्टडी में। ये देखिए ये सारे की सारे जो है ये जो ग्रैनुल्स है ये रिंग सिड्रोब्लास्ट है। ये भी सेम पिक्चर है, अलग एंगल से लिया वाला है, इसमें आपको रिंग सिड्रोब्लास्ट दिख रहे हैं। ये प्रुशियन ब्लू स्टेन है जिसमें आपको ऐसे लो पावर व्यू पे टिपिकल ब्लास्ट सिड्रोब्लास्ट आपको क्लियरली दिख जाएंगे, ठीक है। अगर पेशेंट लीड पॉइजनिंग से प्रेजेंट होगा तो उसको टिपिकल बेसोफिलिक स्टिपलिंग होंगी। बेसोफिलिक स्टिपलिंग आरबीसी में बेसोफिलिक डॉट्स होते हैं, जनरली बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है आरएनए रेमनेंट।
जनरली आरएनए क्या होता है, डीनेचुरेट नहीं हो पाता है, इसलिए वो एबनॉर्मल डिसइरेथ्रोपोइटिक फीचर रहता है, तो वही आपको इरेथ्रोब्लास्ट में दिखेगा। ठीक है, ये और पिक्चर है, ये बहुत अच्छा पिक्चर जिसमें आपको टोटल क्लियर रिंग सिड्रोब्लास्ट दिख रहा है। ये होता है रिंग सिड्रोब्लास्ट, और ये लो पावर पे ये जो फैट सेल्स है मैरो के ये है, और एक्सेसिव रिंग सिड्रोब्लास्ट दिख रहे हैं आपको। अब फाइनल है इसका कि आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे, हाउ टू ट्रीट द सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का कॉज है एक्वायर्ड है या जेनेटिकल कॉज है। तो सबसे पहला क्या है कि जो भी पेशेंट होता है उसको पैराडॉक्सिन सप्लीमेंट्स दिया जाता है लाइफ लॉन्ग। पैराडॉक्सिन क्यों, क्योंकि पैराडॉक्सिन जो है हीम सिंथेसिस का कोफैक्टर है ALA सिंथेटेस का। तो पैराडॉक्सिन जो होता है उसकी हीम सिंथेसिस की प्रोग्रेशन को इंक्रीज़ करता है। दूसरा है कि आयरन चिलेटर्स देते हैं, जो एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन होता है लीवर में, पैंक्रियाज में, स्प्लीन में, उसको निकालते हैं। पहला जो होता है, पहला जो ड्रग है डिफेरोक्सामाइन जो है, या तो सबक्यूटेनियस देंगे या तो इंजेक्टेबल IM देंगे। दूसरा जो ड्रग है डिफेरैक्सी सीरॉक्स जो होता है, ये पिल्स में होता है, टैबलेट्स फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि किडनी प्रॉब्लम होती है। थर्ड जो है, या तो फिर अगर एनीमिया बहुत सीवियर है, HB5 और 6 के नीचे आ रहे हैं, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो उसको B6 को भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसका फाइनल ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और सबसे लास्ट रिजॉर्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। थैंक यू।